ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। अब सर ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स का स्टैंडर्ड क्या है? अब ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स का स्टैंडर्ड क्या है? अब सर अगर इंटरकनेक्शन की बात करें सबसे पहले कि स्टैंडर्ड का इंटरकनेक्शन किसके साथ बनता है? 315 के साथ बनता है सर, 330 के साथ बनता है, इनके साथ तो बनता ही बनता है। अपने को अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में, अपने को उसके रिगार्डिंग अपने रिस्पॉन्सेज डिजाइन करने होते हैं। फिर आपको याद आया रहेगा यार सब्सिक्वेंट इवेंट्स यानी AS4, FR में पढ़ते हो AS4, या फिर अगर इंड AS की बात करें तो इंड AS 110। याद है ना, देयर आर एडजस्टिंग इवेंट्स, देयर आर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, सो वी हैव एडजस्टिंग इवेंट्स, वी हैव नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। The event the contingency of which exists on the balance sheet date are the adjusting events. Events the contingency of which does not exist on the balance sheet date are non-adjusting events. कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी के खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है, कंपनी के खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है, 15 अप्रैल को कंपनी उस कोर्ट केस में हार जाती है, तो उसका कंटिंजेंसी तो पहले से एग्जिस्ट करता होगा, उसका कंटिंजेंसी तो पहले से एग्जिस्ट करता होगा 31 मार्च में, तो वो एडजस्टिंग इवेंट्स है। कोई आग लगी 15 अप्रैल को, तो भाई अगर आग लगी 15 अप्रैल को तो कंपनी को सपना तो नहीं आया रहेगा कि 15 अप्रैल को आग लगने वाली है, तो उसका कंटिंजेंसी तो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो वो क्या रहेगा बेटा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स रहेगा। वो क्या रहेगा? नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स रहेगा। मगर एक और चीज था उसके अंदर कि अगर मान लो कोई ऐसा इवेंट है जिसका कंटिंजेंसी तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो इवेंट इतना मटेरियल है, इतना भयानक है कि वो आपके गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आग लगी और आग इतनी भयानक लगी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वही डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो पार्टिकुलरली जो इवेंट है वो इतना मटेरियल है कि वो अपने गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता है, तो उसको भी एडजस्ट करके चलना पड़ता है, उसको भी एडजस्ट करके चलना पड़ता है। ये सारी बातें कहां लिखी हुई है? ये सारी बातें AS4 इंड AS 10 में लिखी हुई है, ठीक है ना। तो वो जो पोर्शन है AS4 इंड AS 10 का वो यहां पे आएगा, वो जो पोर्शन है AS4 इंड AS 10 का उसका इंप्लीकेशन यहां देखने को मिलेगा। अब सर जब हमने बोला है कि ऐसा इवेंट भी है जो इतना मटेरियल हो सकता है कि कंपनी के गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकता है, तो साहब उस सिचुएशन में ऐसे 570 का इंप्लीकेशन भी आएगा यहां पे, उस सिचुएशन में ऐसे 570 का इंप्लीकेशन भी आएगा यहां पे, ठीक है। जब मैंने आपको बोला कि अगर कोई कंटिंजेंसी एग्जिस्ट करती है तो उस इवेंट को एडजस्ट किया रहेगा, तो अपने को यह देखना है कि 31 मार्च को कंटिंजेंसी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर कंटिंजेंसी एग्जिस्ट करता है तो अपने को उस इवेंट को एडजस्ट करना रहेगा। तो इसका मतलब यहां पे सर इंड AS 37 भी आ जाएगा कि कंपनी को वहां पे प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बना के चलना पड़ता है, तो वहां पे इंड AS 37 का भी इंप्लीकेशन आ जाएगा कि कंपनी को प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बना के चलना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए सर, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए, क्लियर है। अब सर सब्सिक्वेंट इवेंट्स होता क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स होता क्या है? देखना सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होता है बेटा, देखना सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होता है, ध्यान से देखना। मान लो 31 मार्च इज द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके सर। मान लीजिए 15th में इज द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ओके सर। मान लीजिए 15th जून is the date when the financial statement and auditor's report are issued to members, okay sir। एंड मान लीजिए 15th of September is the AGM date, मतलब AGM में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या हो जाएगा सर? अप्रूव हो जाएगा, दैट इज द AGM डेट, ओके सर। अब मतलब देखो डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक तुमको जो भी पता चला, तुमने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करा, तुमने उसे एडजस्ट कराया, तो वो तो सारा नॉर्मल इवेंट्स हो गया। बट यहां पे तुमको कोई बात पता चली, सुनो, तुमको कोई बात पता चली डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, तुमको कोई बात पता चली डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद, तो ये सारा सब्सिक्वेंट इवेंट है। तुमको कोई बात पता चला डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में इफेक्ट डालता है, ये सारा सब्सिक्वेंट इवेंट है। बट इस सब्सिक्वेंट इवेंट की अलग अलग कैटेगरीज हैं, इस सब्सिक्वेंट इवेंट की अलग अलग कैटेगरीज हैं। अलग अलग कैटेगरीज क्या है सर? ये है कैटेगरी 1, ये है कैटेगरी 1, ये क्या है साहब? कैटेगरी 1। ये है इवेंट्स that occurred after the date of financial statements but before the date of auditor's report, यह है इवेंट्स
दैट अकर्ड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब क्योंकि ये ऑडिटर्स रिपोर्ट इश्यू करने से पहले ये इवेंट्स हो रही हैं, क्योंकि ऑडिटर्स रिपोर्ट इश्यू करने से पहले ये इवेंट्स हो रही हैं, तो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके इन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हम इन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और इन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करके हम इंश्योर करेंगे whether they are adjusted or not, whether they are adjusted or not, because Ind AS 10 बोलता है कि जो भी इवेंट्स हैं या तो वो एडजस्ट होंगे, जो बैलेंस शीट डेट के बाद की इवेंट्स होंगी, या तो वो एडजस्ट होंगे, और हो सकता है कि एडजस्टमेंट ना भी करना पड़े तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो एज ऑडिटर आप इंश्योर करके चलोगे कि भाई ये जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं इनको मैनेजमेंट ने प्रॉपर एडजस्ट किया कि नहीं किया, और अगर एडजस्ट नहीं किया तो कम से कम इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया कि नहीं दिया। ये है कैटेगरी 1। अब भाई साहब आती है कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। ये बहुत ही खतरनाक कैटेगरी है। अब मैंने जब ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, मान लो इसके बाद मुझे कुछ पता चला, मान लो साहब मुझे इसके बाद कुछ पता चला, जब मैंने क्या कर दिया, ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, मुझे इसके बाद कुछ पता चला, जब मैंने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दिया, तो अगर इसके बाद कुछ पता चला ना, तो इनको हम बोलेंगे फैक्ट्स, इनको हम इवेंट्स नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे फैक्ट्स। मगर ये होगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर ही, तो हम इनको इवेंट्स नहीं बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे फैक्ट्स, और होगा ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर ही। ठीक है, तो मुझे कब पता चला साहब? ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद पता चला। अब नॉर्मली आप एक चीज बोलो, क्या बोलो कि बेटा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक रहेगा? सर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिट रिपोर्ट वाले डेट तक ही रहेगा ना, बिल्कुल सही बात है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिट रिपोर्ट वाले डेट तक ही रहेगा, लेकिन सोच के देखो, तुमने ऑडिट रिपोर्ट बना दी है, ठीक है ना, तुमने ऑडिट रिपोर्ट बना दी है, बट अभी तक एज सच पार्टिकुलरली तुमने ऑडिट रिपोर्ट बना दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन गया है, बट उसके बाद तुमको ना किसी ऐसे चीज के बारे में पता चला, किसी ऐसे फैक्ट के बारे में पता चला कि तुमको लगा बॉस अगर ये चीज मेरे को पहले पता चल जाता, तो मैंने अपने रिपोर्ट को अमेंड किया होता। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चला कि कंपनी ने किसी मेजर लिटिगेशन के बारे में डिस्क्लोजर दिया ही नहीं था, या आपको पता चला कंपनी ने कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी ही नहीं थी, या आपको पता चला कंपनी का कुछ एमलगमेशन हुआ है, कुछ मर्जर हुआ है। अब ये चीजें इतनी सिग्निफिकेंट हैं, इतनी मटेरियल हैं कि अगर ये बात आपको पहले पता चल जाती, तो आपने अपने ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड किया होता। तो आईसीआई कहता है आप इन फैक्ट्स को इग्नोर कैसे कर सकते हो, आपको इन फैक्ट्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए बेटा। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली इवेंट्स की तरफ है। तो अगर हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, या कैटेगरी 1 की बात करें, यानी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात करें, यानी वो इवेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेट के बाद हुई है और ऑडिट रिपोर्ट के बीच हुई है, आप उसके बारे में ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करें, आप उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश करें, आप ये भी इंश्योर करें कि उनका प्रॉपर एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर कोई इवेंट ऑडिट रिपोर्ट के बाद भी हुआ है, इवेंट नहीं फैक्ट, करेक्ट करो मुझे, अगर कोई फैक्ट 15 में, मतलब अगर किसी फैक्ट के बारे में आपको पता चला 15 ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद, और आप ये देखो कि वो फैक्ट नॉर्मल है या बहुत ज्यादा मटेरियल है, अगर वो फैक्ट नॉर्मल है तो इग्नोर करो, चिल मारो। लेकिन अगर वो फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पहले पता चला होता तो आपने ऐसी की तैसी कर दी होती मैनेजमेंट की, आपने ऑडिट रिपोर्ट अमेंड कर दिया होता, तो बोला बेटा पूरा इग्नोर मत करो, आप यहां रिस्पॉन्ड करो। कैसे रिस्पॉन्ड करोगे? स्टैंडर्ड आपको बताएगा। तो ये चीज ध्यान रख के चलना। इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर अपने को मेनली यही आइडेंटिफाई करना सबसे पहले कि सबसे पहले क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है, कैटेगरी 1 का है या कैटेगरी 2 का है। कैटेगरी 1 का है मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद की है बट ऑडिट रिपोर्ट की डेट के पहले की है, यानी वो इवेंट का क्वेश्चन है। इवेंट के रिगार्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, आपने ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करना है, आपने इवेंट्स को आइडेंटिफाई भी करना है, और आइडेंटिफाई करके आपने ये भी इंश्योर करना है कि उसका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर प्रॉपर तरीके से हुआ है कि नहीं। लेकिन अगर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद कुछ हुआ है, मतलब पार्टिकुलरली आपको कुछ पता चला डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद, तो उसको बोलेंगे फैक्ट्स। फिर चलेंगे हम कैटेगरी 2 ऑफ द स्टैंडर्ड में। अब यहां पे फैक्ट्स के रिगार्डिंग अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो एविडेंस वगैरह लेने का नहीं होता है, उनको आइडेंटिफाई करने का नहीं होता है, वो तो पता चल गया फैक्ट्स का अचानक से, मीडिया में कोई न्यूज आ गया, आपके आर्टिकल को पता चल गया, आपके पार्टनर को पता चल गया, आपको पता चल गया किसी फैक्ट के बारे में, तो आपको क्या करना है सर, यहां पे रिस्पॉन्ड करना है। कैसे रिस्पॉन्ड करना है, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है स्टैंडर्ड के अंदर कि क्वेश्चन इवेंट का है या क्वेश्चन फैक्ट का है, अगर क्वेश्चन इवेंट का है
तो सबसे पहले फिर आपको वो इंड एस 10 वाले एंगल में जाना है, एएस 4 वाले एंगल में जाना है कि इवेंट एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है। अगर एडजस्टिंग है तो एडजस्ट किया कि नहीं, अगर नॉन एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोजर दिया कि नहीं दिया। आपको उसके रिगार्डिंग क्या करना है, एविडेंस वगैरह लेना है। इवेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, किस तरीके से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, वो सारी चीजें यहां पे आएंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन फैक्ट का है तो इन दैट सिचुएशन कहानी बिल्कुल अलग है। आपने फैक्ट्स को लेकर ना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है ना कुछ करना है, आपने खाली रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो कहानी स्टैंडर्ड में दी हुई है। अब एक बार के लिए ना फैक्ट्स वाले पार्ट को भूल जाओ, एक बार के लिए खाली कैटेगरी 1 में सीमित रहते हैं, दैट इज इवेंट वाला पार्ट। तो सबसे पहले देखना बेटा ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर क्या दिया हुआ है स्टैंडर्ड के अंदर। डेफिनेशन में देखना क्या लिखा हुआ है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड इंक्लूड्स द फैक्ट्स दैट में बिकम नॉन टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो पहले इवेंट्स वर्ड यूज किया, फिर फैक्ट्स वर्ड यूज किया। ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिटर का, पहला ऑब्जेक्टिव है कैटेगरी 1 के लिए। कैटेगरी 1 का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो इस लैंग्वेज को आप कॉपी पेस्ट करोगे, कॉपी पेस्ट द लैंग्वेज। और ये क्वेश्चन है कैटेगरी 2 के लिए, तो कैटेगरी 2 का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ये वाली लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट करोगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर द इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैटेगरी 1 का क्वेश्चन आएगा तो ये वाला लैंग्वेज पूरा कॉपी पेस्ट करोगे। अब कैटेगरी 2 का क्वेश्चन आएगा तो ये सेकंड वाला लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करोगे, दैट इज रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट्स दैट बिकम्स नॉन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। Had they been known to the auditor at the time, at the date, may have caused the auditor to amend the auditor's report। कि यदि मुझे पहले पता चल गया होता तो मैंने अपने रिपोर्ट को अमेंड कर दिया होता। तो अगर इतनी मटेरियल फैक्ट का तुझे पता चला है तो इग्नोर कैसे चले करेगा, तुझे एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब कैटेगरी 2 को भूल जाओ, कैटेगरी 1 में रहो, कैटेगरी 2 में लास्ट में जाएंगे। जब कैटेगरी 2 में जाएंगे तो 1 को भूल जाना। सबसे पहले सर कैटेगरी 1 का अगर कॉन्सेप्ट है, मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, उन इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपने उसके रिगार्डिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। याद रखना वैसे तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने का काम मैनेजमेंट का है, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ऐसे 550 सेज दैट यू आल्सो नीड टू आइडेंटिफाई दोज इवेंट्स एंड एंश्योर वेदर द सेम आर बीइंग एडजस्टेड और डिस्क्लोज्ड। तो सर सबसे पहले आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से इंक्वायर करोगे। क्या क्या इंक्वायर करोगे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में, क्या क्या इंक्वायर करोगे, तो ये कुछ स्पेसिफिक लिस्ट दी है कि आप क्या क्या इंक्वायर करोगे मैनेजमेंट से टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। आप खाली इतना याद रख के चलना, आप एसेट्स के बारे में इंक्वायर करोगे, आप लायबिलिटीज के बारे में इंक्वायर करोगे, आप एसेट्स के बारे में इंक्वायर करोगे, आप लायबिलिटीज के बारे में इंक्वायर करोगे, और आप अकाउंटिंग पॉलिसीज के रिगार्डिंग इंक्वायर करोगे, और आप एस्टिमेट के रिगार्डिंग इंक्वायर करोगे। अगर इतना आपको याद हो गया ना तो आराम से 6 से 7 पॉइंट आप क्रैक कर लोगे कि आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से इंक्वायर करोगे और ये 6 से 7 से चीज के बारे में इंक्वायर करोगे, एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में। तो सबसे पहले एसेट्स के बारे में, आप एसेट्स के बारे में इंक्वायर करो कि सर आपने कुछ नया एसेट एक्वायर किया है क्या। आप क्या पूछोगे मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट मेरे को बता ना, तूने कुछ नया एसेट एक्वायर किया था क्या। क्या पूछोगे मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट मेरे को बता ना, तूने कोई नया एसेट एक्वायर किया था क्या, ठीक है जी। फिर एसेट के बारे में और क्या पूछना है, पॉइंट नंबर 4 देखो, ये भी एसेट का है। अरे मैनेजमेंट सुनो ना, बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ एसेट वगैरह डिस्ट्रॉय हुआ था क्या, आग लगी थी क्या, गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था क्या, अच्छा ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो एसेट के रिगार्डिंग हो गया। एसेट के रिगार्डिंग एक और पॉइंट है, देखना लास्ट पॉइंट, वेदर एनी इवेंट्स हैव अकर्ड दैट आर रेलेवेंट टू द रिकवरेबिलिटी ऑफ एसेट्स। ये लैंग्वेज क्या है सर, ऊपर से चला गया। Whether any events have occurred that are relevant to the recoverability of assets. For example, मान लो आपका डेटा बैंकरप्ट हो गया, तो साहब एक ऐसा इवेंट हो गया बैंकरप्सी जिसकी वजह से एसेट्स अब रिकवरेबल नहीं रहे, तो एसेट को लेकर 3 पॉइंट हो गए। फिर लायबिलिटीज को लेकर देख लो कि आपने कुछ नई बोरोइंग सेंटर की थी क्या, कुछ नई गारंटीज दी थी क्या, वेदर देयर आर एनी डेवलपमेंट रिगार्डिंग कंटिजेंसीज, कुछ केस वगैरह चल रहा है क्या। तो आराम से आप 5 से 6 पॉइंट यहां से याद कर सकते हो, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है सर। फिर टाइप्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स, वो AS 4 का ज्ञान दिया, इंड AS 10 का ज्ञान दिया, आपको अच्छे से पता है, तो आप गो थ्रू कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है साहब, ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटेड टू इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर उसने क्वेश्चन आपको यह बता दिया कि जो इवेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट के बीच का है, और फिर आपसे ऑडिट प्रोसीजर्स पूछे, तो पूरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। लेकिन अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद का इवेंट फैक्ट है तो फिर वो दूसरा प्रोसीजर आ जाएगा, यू विल रिस्पॉन्ड टू द फैक्ट्स। तो ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू
इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब आपने क्या करना है सर, आपने क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है ताकि आप इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर सको और आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ले सको कि उन इवेंट्स को प्रॉपर्ली मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि एडजस्ट किया है कि नहीं, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं। तो पहले यही दिया हुआ है कि ऑडिटर क्या करेगा सर, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा डिजाइन टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ऑल द इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट that require adjustment of or disclosure in the financial statements have been identified। फिर आप क्या करोगे साहब, रैप परफॉर्म करोगे इसके रिगार्डिंग ऐसे 315। रैप के अंदर मैंने आपको बताया था अंडरस्टैंडिंग आता है, इंक्वायरी आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, इंक्वायरी आता है, वो तो जन्म जन्म का सत्य है, बदल नहीं सकता। तो यहां भी आप सेम चीज देखना बेटा, अंडरस्टैंडिंग आएगा, इंक्वायरी आएगा। अंडरस्टैंडिंग आप किस चीज का लोगे, मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स का, कि सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने का काम क्या था, किसका था, मैनेजमेंट का था। तो क्या मैनेजमेंट ने वो सारे प्रोसीजर्स स्टैब्लिश किए हैं टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। फिर आप क्या करोगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करोगे। इंक्वायरी किन किन चीजों का करोगे ऊपर डिस्कस किया। और उसके बाद आप दो काम और करोगे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप दो काम और करोगे, आप दो चीजें रीड करके चलोगे, आप दो चीजें रीड करके चलोगे, दो चीजें रीड करके चलोगे। एक आप रीड करोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एक आप रीड करोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग, और एक आप रीड करोगे एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप दो चीजें रीड करके चलोगे, एक रीड करके चलोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग और एक रीड करके चलोगे एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो भी क्वार्टर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाया रहेगा। अच्छा सर, मिनट्स ऑफ द मीटिंग कौन सा रीड करके चलेंगे, 31 मार्च के बाद के जो मीटिंग्स हुए हैं उसके मिनट्स, या 31 मार्च के पहले वाले मीटिंग्स के मिनट्स। तो सर लॉजिकल सी चीज है, 31 मार्च के बाद में जो मीटिंग्स हुए हैं उसके मिनट्स, उनको आप रीड करके चलोगे, उनको आप रीड करके चलोगे। और अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है, अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो ऑरली पूछ लेना मैनेजमेंट से कि पार्टिकुलरली क्या क्या बातें मीटिंग में डिस्कस हुई थी। और फाइनली ये सब कुछ करने के बाद, रैप परफॉर्म करने के बाद अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई कर लेता है इवेंट्स को that require adjustment of or disclosure in the financial statement, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा whether such event is appropriately reflected, और अपने सेफ्टी के लिए, अपनी एडिशनल मन की शांति के लिए मैनेजमेंट से WRB ले लोगे। मैनेजमेंट से WRB ले लोगे कि मैनेजमेंट हमने तो वेरीफाई कर लिया है, बट फिर भी एक काम करना, तू भी मेरे को लिख के दे दे, कि ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर हैव बीन आइडेंटिफाइड और डिस्क्लोज। तो हम मैनेजमेंट से भी क्या करेंगे, अपने शांति के लिए WR ले लेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। तो यहां पे हमारा कैटेगरी 1 ऑफ द स्टैंडर्ड खत्म होता है। अब आता है सर कैटेगरी 2 ऑफ द स्टैंडर्ड। अब आता है कैटेगरी 2 ऑफ द स्टैंडर्ड, यानी अब फैक्ट्स की बात हो रही है। अब साहब फैक्ट्स की बात हो रही है, फैक्ट्स की बात हो रही है, मतलब आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। यहां दो सिचुएशन हो सकता है, ये भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है। पहला, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इश्यूड। अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर को इश्यू नहीं किया, और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर को इश्यू कर दिया, उसके बाद अपने को पता चला। तो सिचुएशन नंबर 1, अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर को इश्यू नहीं हुआ, उससे पहले मेरे आर्टिकल मेरे पास आया और मुझे बोला सर आपको पता है क्या, सर आपको पता है क्या, ऐसा ऐसा है, कंपनी का भी कुछ एमलगमेशन हुआ था, कंपनी का कुछ मर्जर हुआ था, आपको पता है क्या सर, ऐसा ऐसा है, आपको पता है क्या सर, मैनेजमेंट ने हमसे ये इंफॉर्मेशन छुपाया है, मैनेजमेंट ने हमसे कुछ रिलेटेड पार्टी को लेकर मटेरियल इंफॉर्मेशन छुपाया है, कुछ मर्जर एक्विजिशन को लेकर कुछ चीजें हैं जो मैनेजमेंट ने हमें नहीं बताई है। तो आर्टिकल ने आके मुझे बताया, कब बताया, मैंने अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं हुआ, अभी तक मेंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू नहीं हुआ है, मतलब देयर इज अ स्कोप फॉर द रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और सिचुएशन नंबर 2, ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर को इश्यू हो गया है, मगर अभी तक एजीएम में अप्रूव नहीं हुआ है। और मेरा आर्टिकल आके मुझे बोला सर 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 ऐसा ऐसा है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इश्यू हो गया सर, अब क्या करें। ये दो सिचुएशन है फैक्ट्स के, अब मैं तुमको देखो, कहानी थोड़ी टेक्निकल है, मैं तुमको एक कॉमन टिप दे रहा हूं। क्या टिप दे रहा हूं बेटा, अगर क्वेश्चन फैक्ट के ऊपर आता है, यानी कैटेगरी 2 के ऊपर आता है, और कैटेगरी 2 में चाहे किसी भी सिचुएशन के ऊपर आता है, मतलब ये हो गया कैटेगरी 2 का सिचुएशन 1 और कैटेगरी 2 का सिचुएशन 2, किसी भी पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, ये पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देना, किसी भी सिचुएशन का क्वेश्चन आए, ये पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देना। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, 2 नंबर आपको वहीं मिल जाएगा गारंटी के साथ। अगर क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा तो 2.5 नंबर आपको वहीं मिल जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देना, ये पूरा पार्ट। अब ये पूरा पार्ट है क्या, ध्यान से देखो, ये आपके लिए संजीवनी बूटी है इस पूरे पार्ट के लिए। जैसे पार्ट ए का क्वेश्चन आएगा तब भी आपको मैंने बताया था वो कॉमन पैराग्राफ, ये पार्ट बी के लिए।
बोला सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले जनरल ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ऑडिट प्रोसीजर्स आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट। वेरी गुड, हमें तो पता ही नहीं था। बोले ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर्स आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट। अच्छा सर, हाउएवर when after the date of report but before the date of the financial statements are issued, a fact becomes known to the auditor. Had it been known to the auditor at the date of auditor's report, may have caused the auditor to amend the auditor's report. Oh my god, अब ऑडिटर क्या करेगा? अब ऑडिटर डीडीआई करेगा। अब ऑडिटर क्या करेगा? अब ऑडिटर डीडीआई करेगा। व्हाट इज डीडीआई? डी फॉर डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ये तो आप सबसे पहले करते हो, डिस्कस करोगे मैटर विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। डी फॉर डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड्स अमेंडमेंट एंड इफ सो इंक्वायर हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंक्वायर हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस इन द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा ये पोर्शन पूरा रट के चलो, ये पोर्शन पूरा रट के चलो। सिचुएशन बी का क्वेश्चन आया, कोई भी सिचुएशन में क्वेश्चन रहा, उसने कुछ ऑडिट के बारे में पूछा, ये पोर्शन कॉपी पेस्ट करके आ जाना है, आपको फ्री के मार्क्स दिलाएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये पोर्शन क्या करना है सर? कॉपी पेस्ट करके आ जाना है, ठीक है ना? ऑडिटर हैज नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी प्रोसीजर्स आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट्स। हाउएवर व्हेन आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इश्यूड, इफ फैक्ट बिकम्स नॉन टू द ऑडिटर दैट had it been known to the auditor at the date of auditor's report, he may have caused the auditor to amend the auditor's report. The auditor shall do DDI. तो ये कॉमन पार्ट हो गया। डीडीआई मतलब डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स अमेंडमेंट एंड इंक्वायर हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू एड्रेस द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर इसके बाद की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बाद की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं क्या करूंगा पता है? एक ना आईसीआई का सीए फाइनल का जो स्टडी मैटर, देखना बेटा सीए फाइनल का जो स्टडी मैटर, उसमें आईसीआई ने एक चार्ट दिया बढ़िया से ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स का। मैं इसी चार्ट को यूज करके हम लोग जो पार्ट बी है, सेक्शन बी है, वो करेंगे। तो सीए इंटर के बच्चे भी ये चार्ट रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीए फाइनल के मॉड्यूल में आईसीआई ने चार्ट दिया है, बहुत ही बेहतरीन चार्ट दिया है। तो इससे काम की चीजें आपकी याद हो जाएंगी, काम की चीजें हो जाएंगी। तो ये चार्ट अपन रेफर करेंगे। अब देखना सबसे पहले इस चार्ट में क्या किया था बेटा? स्कोप ऑफ द एसे कोई बात नहीं है, तो जनरल डेफिनेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर हो गया, वो दो चीजें। फिर ये तीन कैटेगरीज, कैटेगरी 1 बेसिकली कैटेगरी 2, वो दो कैटेगरीज हैं, और वो सेकंड कैटेगरी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आप तीन कैटेगरीज बोल सकते हो। कैटेगरी 1 इवेंट्स के बारे में है, कैटेगरी 2 फैक्ट्स का पार्ट 1, और कैटेगरी 3 फैक्ट्स का पार्ट 2। तो कैटेगरी 1 इवेंट्स के बारे में है, कैटेगरी 2 फैक्ट्स का पार्ट 1 एंड कैटेगरी 3 फैक्ट्स का पार्ट 2। तो कैटेगरी 1 किस चीज के बारे में है? इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इसका आपने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया पूरा, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब कैटेगरी 2 किस चीज के बारे में है? फैक्ट्स के बारे में है। विच बिकम नॉन टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। एंड सेकंड कैटेगरी फैक्ट्स दैट बिकम नॉन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड। ये दोनों में से किसी भी कैटेगरी में क्वेश्चन आ जाए, पहले आप डीडीआई करोगे और वो जनरल ज्ञान लिख के आओगे। ठीक है जी। अब उसके अलावा देखना, अब अगर हम बात करें कैटेगरी 2 की, अगर हम बात करें कैटेगरी 2 की, यानी फैक्ट्स विच बिकम नॉन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर द डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड। अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं हुआ है, अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू नहीं हुआ है। इसका मतलब ना सर यहां पे ना दो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या चीजें दिमाग में आनी चाहिए? क्योंकि अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू ही नहीं हुआ है, यानी हम टाइमलाइन में पीछे चल रहे हैं। तो हो सकता है हमने ऑडिट रिपोर्ट साइन तो कर दिया है, बट अभी तक ऑडिट रिपोर्ट हमने मैनेजमेंट को दिया ही नहीं है, हमारे ऑफिस में ही रखा हुआ है। तो इसमें एक चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए साहब की, ऑडिट रिपोर्ट नॉट गिवन टू मैनेजमेंट, ऑडिट रिपोर्ट नॉट गिवन टू मैनेजमेंट। और दूसरा सिचुएशन है साहब कि हमने ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे दिया, हमने ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे दिया, ऑडिट रिपोर्ट गिवन टू मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो ये दो सिचुएशंस हमारे दिमाग में आने चाहिए। पहला सिचुएशन ऑडिट रिपोर्ट नॉट गिवन टू मैनेजमेंट एंड द सेकंड सिचुएशन इज ऑडिट रिपोर्ट गिवन टू मैनेजमेंट। ये दो सिचुएशंस आने चाहिए। सर ये जो कैटेगरी 3 है इसमें ये दो सिचुएशन दिमाग में आएगा क्या? अरे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू हो गया है, मतलब साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी इश्यू हो गया होगा, तो तुमने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया होगा। तो ये दो सिचुएशन कैसे आएगा दिमाग में? ऑलरेडी ऑडिट रिपोर्ट दिया है तुमने वहां पे, तो मतलब कैटेगरी 3 में ये दो कैटेगराइजेशन नहीं होगा, बट कैटेगरी 2 में ये दो कैटेगराइजेशन होगा।
समझ में आ रहा है? अब तुमने यहां पे क्या किया, सबसे पहले डीडीआई किया, वेरी गुड। अब इसके बाद देखो, जब तुमने डीडीआई किया, मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट से डिस्कस किया, डिटरमाइन किया, इंक्वायर किया। अब दो सिचुएशन है, या तो मैनेजमेंट बोल रहा है ठीक है जी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है जी, हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर देंगे, आप भी अपने ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर दो, क्या बात है भाई, राम राज्य वाला सिचुएशन हो गया। या फिर सिचुएशन नंबर 2, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करने से मना कर रहा है। अब ये जो सिचुएशन है ना कि मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करने से मना कर रहा है, यहां वो दो कैटेगरीज आएंगी। कैटेगरी 1, ऑडिट रिपोर्ट आपके पास ही है, आपने अभी तक दिया ही नहीं है मैनेजमेंट को। और कैटेगरी नंबर 2 कि ऑडिट रिपोर्ट आपने मैनेजमेंट को इश्यू कर दिया। कैटेगरी नंबर 1 कि आपने मैनेजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट दिया ही नहीं है, तो आप बोलोगे अच्छा बेटा तू मुझसे बदमाशी करेगा, तू बोल रहा है कि तू क्या नहीं करेगा, तू पार्टिकुलरली अमेंड नहीं करेगा, ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास ही है, मैं ना ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करके तेरे को दे रहा हूं। तो आप क्या करोगे, ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करके मैनेजमेंट को दे दोगे, बिकॉज आपके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है। दूसरा सिचुएशन, ऑडिट रिपोर्ट आपने ऑलरेडी मैनेजमेंट को दे दिया है, अब आप मैनेजमेंट से बोलोगे सुनो ना प्लीज इसे थर्ड पार्टी को इश्यू मत करना ना, और आपके बोलने के बाद भी मैनेजमेंट ने अगर थर्ड पार्टी को इश्यू कर दिया तो आप एप्रोप्रिएट एक्शन लेना। आप एप्रोप्रिएट एक्शन लेना कि यूजर्स उस रिपोर्ट पर रिलाई ना करें। एप्रोप्रिएट एक्शन मतलब या तो आप एजीएम अटेंड करके बोल सकते हो, या तो पब्लिक नोटिस दे सकते हो। और दूसरा सिचुएशन क्या है सर, इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब आप क्या करोगे, मैनेजमेंट अमेंड कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो साहब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, आप रिपोर्ट को अमेंड कर दो, आप रिपोर्ट को क्या कर दो, अमेंड कर दो, और साथ ही साथ आप रिपोर्ट को अमेंड कर दो, और इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर्स पैराग्राफ के अंदर, इंफोसिस ऑफ मैटर या फिर अदर मैटर्स पैराग्राफ के अंदर आप पार्टिकुलरली ये चीज बता दो कि आपने क्या किया है, रिपोर्ट को अमेंड किया है। आप रिपोर्ट को अमेंड कर दो और पार्टिकुलरली इंफोसिस ऑफ मैटर पैरा या फिर अदर मैटर्स पैरा के अंदर आप बता दो कि आपने रिपोर्ट को अमेंड किया है। एक तो ये वाला सिचुएशन हो गया, ठीक है। और सिचुएशन नंबर टू, तो आप यहां पे क्या करो, आप रिपोर्ट को ना पूरा अमेंड मत करो, मतलब आप नया रिपोर्ट इश्यू मत करो। एक सिचुएशन क्या था, आप नया रिपोर्ट इश्यू कर दो और उसमें साथ में ओएम या ईओएम पैरा में बता दो कि आपने नया रिपोर्ट इश्यू किया। सिचुएशन नंबर 2, जो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है आप उसी में एक एडिशनल डेट इंसर्ट कर दो। जो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट आप उसी में एक एडिशनल डेट इंसर्ट कर दो, जिसको बोलते हैं डुअल डेटिंग, जो एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है आप उसी में क्या कर दो साहब, एक नया डेट इश्यू कर दो, जिसको बोल दो डुअल डेटिंग। कि फॉर एग्जांपल 15 मई आपका ऑडिट रिपोर्ट का डेट था, तो एक्सेप्ट फॉर वहां पे लिख दो, एक्सेप्ट फॉर कि ये दो फैक्ट्स हैं जो इस नोट नंबर में दिया है, जो आपने इस डेट में एग्जामिन किया है, तो आप उस नए डेट का रेफरेंस दे दो और एक डुअल डेटिंग रिपोर्ट इश्यू कर दो। आप क्या करो सर, उस नए डेट का रेफरेंस दे दो और एक डुअल डेटिंग रिपोर्ट इश्यू कर दो, ठीक है जी। और ये बता देना कि आपके जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं वो स्पेसिफाइड है टू दोज अमेंडमेंट्स, कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट, जो भी आप सब्सिक्वेंट फैक्ट्स वगैरह आपने आइडेंटिफाई किया था, आपने मैनेजमेंट को बोला था, मैनेजमेंट ने सही किया है, आपके जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो खाली उन फैक्ट्स में ही सीमित है। और फिर अगला वाला सिनेरियो आ गया, फैक्ट्स दैट बिकम नॉन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन इशूड, तो वापस आप डीडीआई करोगे। यहां पे वो दो कैटेगराइजेशन आएगा ही नहीं कि ऑडिट रिपोर्ट आपके पास है या फिर ऑडिट रिपोर्ट आपके पास नहीं है। अब यहां पे सीधा सीधी क्या आ जाएगा कि आप पार्टिकुलरली मैनेजमेंट को बोलोगे कि आपने पार्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिया है, तो आप एक काम करो, स्टेप्स लो टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट इट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने पहले इशू किया था उसमें रिलाई ना करें। तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे, मैनेजमेंट सुनो ना, पब्लिक को इन्फॉर्म करो कि पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलाई ना करें, और पब्लिक को बताओ कि आप नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करेंगे, नए ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। तो आप रिव्यू करो कि मैनेजमेंट ने वैसा स्टेप्स लिया है कि नहीं, टू इन्फॉर्म द सिचुएशन टू एवरीवन इन रिसिप्ट ऑफ द प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैनेजमेंट ने वैसे स्टेप्स लिए हैं, पब्लिक को इन्फॉर्म किया है, वेरी गुड, आप नया या फिर अमेंडेड रिपोर्ट इशू कर दो और ईओएम पैरा ओएम पैरा में बता दो, कि आपने अमेंडेड रिपोर्ट इशू किया है। अब लॉजिकली सोचो, यहां डुअल डेटिंग वाली चीज आएगी नहीं, क्योंकि रिपोर्ट आपके पास है ही नहीं। डुअल डेटिंग वाला चीज क्या है, कब आएगा, एग्जिस्टिंग रिपोर्ट आपके पास, आप उसी में चेंजेस कर रहे हो, नए डेट डाल रहे हो, बट यहां तो आपके पास एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है ही नहीं, ऑलरेडी आप दे चुके हो, ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है, तो यहां तो वो नए रिपोर्ट वाला पॉइंट ही आएगा। और अगर मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया, मैनेजमेंट ने पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स नहीं लिया, तो आप ले लो, आप एप्रोप्रिएट स्टेप्स ले लो, ताकि यूजर्स हमारे ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई ना करें। अगर मैनेजमेंट ने स्टेप्स नहीं लिया, अगर मैनेजमेंट ने यूजर्स को इन्फॉर्म नहीं किया, तो मैनेजमेंट ने नहीं किया तो आप कर लो, है ना। तो आप क्या कर लो, वो सारे एप्रोप्रिएट स्टेप्स ले लो टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। So this is the crux of the whole standard, and this is what you have to remember.
आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जितना हो सके उतने सिंप्लीफाइड तरीके से अपन यहां कवर करके चलें, राइट। क्वेश्चन किसका आएगा? क्वेश्चन या तो बेटा पार्टिकुलरली कैटेगरी 1 का आएगा या कैटेगरी 2 का आएगा, या तो क्वेश्चन कैटेगरी 1 का आएगा या कैटेगरी 2 का आएगा या एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग वाले पार्ट का आएगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है और उसके हिसाब से आपने क्या करना है सर, आंसर लिख के आना है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन एसे 516।